21st सेंचुरी वालों ने जब ये जगह वगैरह खरीदी तो उससे पहले शायद आपने केस कर दिया था। मैंने कर दिया। तो इन लोगों को ये चीज़ पता होगी कि भाई इस पर केस है, उसके बावजूद भी इन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीदी और बना के वहाँ पर हॉस्पिटल चालू कर दिया। हाँ, तो एक्चुअली क्या है, उनको जिन्होंने इन्वॉल्व किया, प्रस्तुत किया है, उन लोगों ने शायद उनको फंसाने के लिए किया है। लगातार कुछ समय से जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि डॉक्टर अशोक धनवानी, स्वर्गीय डॉक्टर अशोक धनवानी, आप सभी को दर्शकों को जैसे पता होगा जो अभी तक आपने हमारे चैनल के माध्यम से जो वीडियो देखे, जो डॉक्टर अशोक धनवानी थे उनकी मृत्यु लगभग 2015 में हो चुकी थी। उनको मरे हुए आज ये सन चल रहा है 2025, लगभग 10 वर्ष होने जा रहे हैं। और लगभग उनकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में किसी का हक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक जो मामला पूरा सामने आया है, ये दमन का सबसे बड़ा काला सच और कहीं ना कहीं दमन के इतिहास में सबसे बड़ा धब्बा है, जिसके पीछे कहीं ना कहीं संबंधित विभाग के सारे विभाग के अधिकारी, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, डिप्टी कलेक्टर हो, DYSP हो, SP हो, पुलिस प्रशासन हो, नगर पालिका हो, GB हो, A to Z सभी के नाम इसमें इन्वॉल्व नज़र आते हैं। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ के दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई, वहाँ जो घर नंबर था उसके साथ छेड़छाड़ की गई और जो लोग वहाँ पर रहते थे उन सभी को परेशान किया, कहीं ना कहीं ये अभी तक के दमन का इतिहास के सबसे बड़ा काला सच है। और जिस तरीके से लगातार आप हमारे साथ में देख रहे होंगे, जो कुंदन पार हैं, इस झूठे लोगों के ऊपर वो सतर्कता से पेश आ रहे हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अभी तक जिस तरीके से केस चला, तो अभी हाल ही में क्या आपको लगा, जो अभी आप हाल में आपकी जो तारीख थी उस तारीख में जो नए जज, अभी शायद नए जज आए हैं, तो उनके द्वारा आपको क्या सहानुभूति मिली कि आगे किस तरीके से केस चलेगा? अभी जो नए जज हैं कुलकर्णी करके हैं, तो उन्होंने उनके द्वारा ही मुझे पता चला कि कोर्ट में मेरे पेपर को, जो मैंने 2023 में केस रजिस्टर किया था, वो पेपर को दबाया गया था, 1.5 साल तक दबाया गया। और जब मैंने ये जो एसडीएम थे राउतेपुरा, उनके अंडर में जो केस चला था एसडीएम में, तो उन्होंने कुछ एक्शन लिया नहीं। और उन्होंने जो FIR रजिस्टर आरोपी है दीपेश टंडन और महेश टंडन, उन्होंने कब्जा करके हमको परेशान किया, पानी कट कर दिया, लाइट कट कर दिया और गटर लाइन चौकअप कर दिया। तो हमने एप्लीकेशन कोर्ट को लिखा कि कोर्ट में केस चल रहा, फिर कैसे इन लोग कब्जा कर सकते करके। तब वो जो जज है कुलकर्णी, उन्होंने बताया कि आपका पेपर कहाँ है, पेपर तो आपने जमा नहीं किया। तब मुझे पता चला कि 1.5 साल से उन्होंने पेपर दबा दिया था। फिर मैंने तभी बोला कि सर मैंने पेपर जमा किया, 6 सेट जमा किया, क्योंकि मैंने 6 लोगों पे केस किया। उसमें सब दमन के सब रजिस्टर डिपार्टमेंट वो भी है, फर्स्ट वो है दमन के सब रजिस्टर डिपार्टमेंट, सेकेंड चित्राज गोदवानी है, थर्ड कल्पना गोपाल, रुखी मकान और दीपेश टंडन और पवन राम जी, ऐसे 6 सेट मैंने जमा किए करके। तो उन्होंने अपने आदमी को ढूंढवाया, तो 3 ही सेट मैंने 6 सेट जमा किए। तब फिर मैंने तभी बोला सर देखो यहीं पे कोर्ट में ही पेपर दबा, कितना बड़ा फ्रॉड है करके। आप सभी को ये चीज़ बता दूं, जिस तरीके से ये बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही शर्म की बात है और कहीं ना कहीं संविधान के ऊपर कालिख पोत देने जैसा ये हादसा है। जिस तरीके से जब लोग परेशान होते हैं, दुनिया में कहीं पे भी आप देखोगे कि जो न्यायपालिका होती है, आखिरी जो ऑप्शन होता है लोगों के पास वही होता है। लेकिन यहाँ पे जो दमन का, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि दमन के इतिहास का सबसे बड़ा काला कांड, इसका रीज़न यही है जहाँ पर न्यायाधीश और न्यायपालिका भी कहीं ना कहीं या तो बिक गई या फिर डर के वजह से मजबूर थी। 1.5 साल तक जो एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर पड़े रहे, वो सामने वाले पार्टी के पास भेजना था जो नहीं पहुंचाए गए और वहां पर रखे रहे। तो आप इसके बाद जाएंगे आखिरकार किसके पास? क्योंकि लास्ट ऑप्शन आपके पास, जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, कई अधिकारियों के पास जाते हैं, आपके पास आखिरी दरवाज़ा होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी खुद की बात रखने के लिए आखिरी जो दरवाज़ा होता है वो न्यायपालिका होता है। और वहाँ पर जिस तरीके से कुंदन भाई ने बताया कि न्यायपालिका में भी इस तरीके से कांड हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये देश को, सरकार को, संविधान को शर्मिंदगी महसूस कराने वाली बात है। अभी हाल ही में वकील कौन कौन है इसमें? एडवोकेट मेरे सामने है कल्पना गोपाल, रुखी मकान का वकील है मारियो लोपेज, जो मारियो लोपेज दमन के मेयर रह चुके हैं। मेयर मतलब बहुत बड़ी मेयर रह चुके हैं, अभी एडवोकेट है। अभी एडवोकेट है। वो करीब जो विशाल टंडन जो मेयर थे, उनके पहले मारियो लोपेज थे। करीब दो बार मेयर रह चुके हैं और करीब 40 साल से वकालत कर रहे हैं। और ये इतना बड़े वकील है और मेयर रह चुके, फिर भी वो फ्रॉड डॉक्यूमेंट के आधार पर अगर केस लेते हैं तो बहुत शर्म की बात है मुझे। इसमें जैसे एक चीज़ और भी है कि पहले जब चित्रा गोदवानी ने जो केस किया था,
हाँ। उसमें वो केस शायद वो हार गई। हाँ, वो जो हार गई। वकील उसमें पहले था वही वकील अभी भी ऐसा कुछ? अभी क्या है कि सरकारी वकील जो है गोवर्धन देसाई, वो चित्रा गुरुद्वारे में मैंने जब केस किया 2017 में, तो 2017-18 में उसने मुझे क्रॉस किया था, क्योंकि वो जवाहर देसाई का असिस्टेंट मिल चुका है। तो उसने मुझे इसी कोर्ट में, जो जूनियर डिवीजन इसी कोर्ट में मुझे क्रॉस कर चुका है, और तब वो मुझे क्रॉस करता था, क्रॉस कर चुका है। तो कहने का मतलब कि जब मैंने फ्रॉड डॉक्यूमेंट के आधार पर किया, मुझे सजा करके केस किया था, और वो बिल भी जमा नहीं कर पाई थी। तो जब मेरा कहने का मतलब कि जब हम लोग क्लाइंट, कोई से भी क्लाइंट का केस लेते हैं, तो पूरे डॉक्यूमेंट क्यों नहीं देखते? और अगर मैं HSC पढ़े लिखे को जब मालूम पड़ता है कि बिल झूठा है करके, मैंने बिल को जब स्टार्टिंग में पढ़ा तभी मैं समझ गया कि बिल झूठा है, क्योंकि उसमें ईयर लिखा ही नहीं था। तो बिल झूठा है तो फिर वो वकील को तो पहले मालूम होना चाहिए, उनको तो सब कायदा कानून मालूम होता है। तो अभी वो जो गोवर्धन देसाई जो है वो मुझे क्रॉस कर चुका है, और फ्रॉड डॉक्यूमेंट के आधार पर मुझे क्रॉस कर चुका है, और फिर वही अगर सरकारी वकील बनने का मतलब कितना बड़ा गोलमाल है। ये दमन के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही शायद दुर्भाग्य की बात है, शायद उनके लिए सौभाग्य की बात होगी कि वहाँ पर इस तरीके से 420 करने वाले अधिकारी, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो चाहे प्राइवेट एडवोकेट हो, जैसे कि बताया कुंदन भाई ने कि पहले वो प्राइवेट वकील थे, अब सरकारी बन चुके हैं, और कोई डिप्टी कलेक्टर या DYSP कोई यहाँ से प्रमोशन हो गया। हाँ, वो जो SDM में थे वो राहुल देवपुरा, वो SDM में उनके अंडर में केस था। तो उनके अंडर में केस था, तब ये FIR रजिस्टर आरोपियों ने हमारी बिल्डिंग में वापस से कब्जा कर लिया, जिस घुसनखोरी की वजह से और शौचालय की तोड़फोड़ की वजह से उनके ऊपर FIR फट चुका है, रजिस्टर हो चुका है। फिर वही उन्होंने कब्जा किया, तब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, और उसकी वजह से उनको जो गिफ्ट मिला है वो दीव का कलेक्टरशिप जो मिला है, उनको कलेक्टर बना दिया, वो इसी का गिफ्ट है करके। यानी कि सरकार और भगवान दोनों प्रसन्न है कि आप इस 420 को बढ़ावा दीजिए और साथ ही में आपका प्रमोशन भी होगा। और जहाँ पर प्राइवेट एडवोकेट सरकारी बन जाता है, डिप्टी जो भी अधिकारी रहते हैं उनका प्रमोशन होकर वो दीव पहुँच जाते हैं। दीव पहुँच, और ये जो सरकारी वकील है गोवर्धन देसाई, वो जो अभी जो पॉइंट रखा है कि सर ये सब रजिस्टर पे जो केस हुआ है, तो सब रजिस्टर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो उसका केस जूनियर डिवीजन में नहीं चलेगा, सीनियर डिवीजन में चलेगा। ये उन्होंने जो बोल के अपना बुद्धि का प्रदर्शन कर दिया, उन्होंने बुद्धि का प्रदर्शन कर दिया कि भाई हम ये सोच के थोड़ी कौन सा केस में कौन सा कोर्ट में केस ले, ऐसा करके थोड़ी हम करेंगे। हमने तो केस रजिस्टर किया, तब तो हमने थोड़ी बोला जूनियर डिवीजन में करो या सीनियर डिवीजन में करो या सेशन कोर्ट में करो, हमने तो केस रजिस्टर किया। तो उसमें आया, तो जब हम बोल रहे हैं कि बिल झूठा है करके, और वो भी फ्रॉड डॉक्यूमेंट के आधार पर रजिस्टर किया करके, तो उन्होंने यही भी आपको क्रॉस करना है, तो वो डेट बढ़ाने के लिए और गुमराह करने के लिए ऐसा एकदम वाहियात रीज़न बताते हैं। और दूसरा रीज़न ये बताया कि सर इन्होंने 300 रुपये का फीस जमा करी तो केस रजिस्टर किया है, और ये जो प्रॉपर्टी है वो 69 लाख की। तो इसमें ये साबित होता है कि तुम किसका वकील है, दीपेश टंडन का वकील है कि फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का वकील है। एक चीज और जनता को बता दो, एक चीज और, एडवोकेट अपना जो जज का नाम है थोड़ा उनके बारे में मुझे याद आया। अभी हाल ही में जैसे कि माननीय न्यायाधीशों के बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं, एक न्यायाधीश बोलते हैं कि स्त्री के स्तन को टच करना, नाड़ा को खींचना, उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ टच करना, ये मानसिकता रेप की नहीं दर्शाती। दूसरा, दिल्ली में एक माननीय न्यायाधीश पकड़ा जाता है, उसके घर में करोड़ों कैश निकलते हैं, जल जाती है, आग लग जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं ईश्वर ने भी चाहा कि इसकी काली कमाई इस जनता के सामने आनी चाहिए। और एक ये जो दमन के न्यायाधीश है, इनका मैं नाम आपसे जानना चाहूँगा, कौन से ये माननीय न्यायाधीश थे, क्या नाम था इनका, जो 1.5 साल तक उन दस्तावेज को दबा के रखे रहे? नहीं, वो आगे जो थी वो लेडी जज थी, उनका नाम है सवालेश्वरकर, सरनेम में सवालेश्वरकर। वो थी तब मैंने केस रजिस्टर किया था, और तब मुझे मेरे वकील ने बताया था कि भाई आप सब रजिस्टर को पार्टी मत बनाओ, नहीं तो केस आगे नहीं चलेगा। तो मैं वो अगर लिख के देंगे तो मैं नहीं बनाता हूँ, तो नहीं, तो फिर मुझे चलने बोला। और फिर उन्होंने पेपर दबा दिया। पेपर दबाने की वजह से उन्होंने जो FIR रजिस्टर दीपेश टंडन है और महेश टंडन, उन्होंने फिर से हमारी बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया और हमारा लाइट कर दिया, पानी कट कर दिया, जो जीवन जगत की वस्तु है पानी और बिजली वो कट कर दिया, और गटर लाइन चौकअप कर दिया। और हमको आज 6-7 महीने से हमको परेशानी है।
और हमने लेटर लिखा तो भी कोर्ट में हमने तो भी एक्शन नहीं लिया गया, और कलेक्टर ने भी एक्शन नहीं लिया। और जबकि कलेक्टर को ये पूरा मामला पता है कि फर्जी बिल के आधार पर हुआ है, क्योंकि जब नीचे हमारी दुकान में जो राजेश टंडेल है, उनकी दुकान को डीएमसी के सीईओ संजय सिंह उन्होंने ताला मारने के लिए बोला था। तो हम फिर कलेक्टर के पास गए, तो कलेक्टर ने को बोला कि सर वो ताला मारने की बात करता है, लाइसेंस नहीं है तो हाँ ताला मार दो। तो मैंने बोला था कि सर कौन सा दुकान, जो दुकान तो रजिस्टर ही नहीं करके, तो उनको लगा डीएमसी एरिया में कौन सा दुकान रजिस्टर नहीं। तो मैंने बोला अशोक धनवानी हॉस्पिटल। इतना बोलते ही उन्होंने तुरंत फोन लगाया कि संजम सिंह तुमने मुझे पूछे बिना कदम कैसे उठा लिया, ये तो फर्जी बिल के आधार पे हुआ है। तो एक आईएएस अधिकारी कभी भी ऐसा गलत बात नहीं करे। यहाँ तो आईएएस अधिकारी ने बात किया, वो मुश्किल ही मेरे पास साक्षी भी है और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिधर जो भी ऑफिस में जाता हूँ, जहाँ पे भी जाता हूँ, तो मेरी बातें रिकॉर्डिंग होती है। मेरे साथ जो मेरी जो टीम है वो उनकी वजह से मैं आज इतना टिका हुआ हूँ। तो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ तो रिकॉर्डिंग होती है। अगर वो कलेक्टर बोलेंगे मैंने नहीं बोला था तो मैं रिकॉर्डिंग में दिखा सकता हूँ। अभी आपका हाल में जो तारीख थी, नए जो जज साहब आए हैं, उनके द्वारा आपको क्या सहानुभूति आ गई, किस तरीके से क्या? नहीं, वो जो अभी जो जज है वो बहुत अच्छे हैं। और वो देखो एक बात बोलो कि सब चीज कहते हैं सब बिकता है, सब बिकता है, लेकिन हर चीज बिकती नहीं है, क्योंकि हर एक की आत्मा जो आत्मा है वो बिकती नहीं है। तो ये जो जज साहब है वो बिकने वाले जैसे नहीं है। और दूसरी बात ये कि माहौल ऐसा खराब है कि भाई पैसे सब कुछ हो जाता है, लेकिन हर कोई बिकता नहीं है। क्योंकि उन्होंने मुझे खुद बोला है कोर्ट में कि पहले सबूर रखो, पहले स्टे आ जाने दो, फिर आपको भी मौका मिलेगा करके। तो अभी मैंने बात किया, तो मैंने वो एप्लीकेशन दिया, तो उन्होंने फिर पढ़ा, फिर उन्होंने मुझे क्रॉस करने बोला। जब मैं क्रॉस करने के लिए बात किया तो दूसरे वकीलों ने क्रॉस नहीं किया। उनका कहना है कि सर प्रोसीजर तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, तो रिटर्न स्टेटमेंट बोल के ये लोग लंबा करना चाहते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि ये जो वकील है मारियो लोपेस, जो कल्पना गोपाल मुकन का वकील है, वो उसके पास कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो मैं बोलता हूँ इसके लिए मैं साबित कर सकता हूँ। क्योंकि वो जो बोल रहा है कि ये जो साथ में जो शीला केटी उनका साइन नहीं करके, तो उनका साइन है तो बिल तो गलत ही है। बिल में तो फर्स्ट पॉइंट ही लिखा होना ईयर ले लिया, तो उससे पूरा बिल। और दूसरा उसमें एक जज दमन में पूरा जाहिर हो गया कि ये विटनेस की वजह से 3 विटनेस हैं, तो तीसरे विटनेस के सामने चौथे ने साइन किया। जो विटनेस है नीलेश सूर्यकांत उसके साथ बदले में नैलेश देसाई ने साइन किया है, तो वो तो पूरा झूठा है। तो जब वो मैं HSC पढ़े लिखा हूँ, मालूम पड़ता है। तो जो मारियो लोपेस से जो मेयर रह चुका है, जो 2 बार मेयर रह चुका है और 40 साल से वगैरह, उनको नहीं मालूम पड़ता है। तो वो क्या साबित क्या करना चाहता है? क्या स्टे के लिए कोर्ट ने अभी बोल दिया स्टे हो जाएगा, ऐसा बोला है कि पहले स्टे आ जाने दो करके, और आ ही जाएगा। उसका रीजन है कि जो भी केस करता है उसने अगर जो डिमांड किया रहेगा उसको वो एप्लीकेशन में लिखा है कि जब तक केस चले तब तक कोई एंट्री मारना नहीं चाहिए, कोई प्रॉपर्टी बिकनी नहीं चाहिए, तो वो होना चाहिए। क्योंकि हम भी यही कहते हैं तुम साबित करो, एक ही हेयरिंग में साबित करो, बात को खत्म करो। हमने तो आपने ये बात अपनी रखी गया वहाँ पे कि जिस तरीके से मुझे बहस करने के लिए बोला जा रहा है, अगर इनके नाम पर दस्तावेज है, ये लाके दस्तावेज दे दे, केस एक दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ, मैंने बोला और जब जज ने मुझे बोला कि इसमें शीला केटी का साइन क्यों नहीं है, बोला सर ये जो आपने पॉइंट उठाया बहुत अच्छा पॉइंट है, इसी पॉइंट में मैं केस खत्म कर देता हूँ, इसी पॉइंट में केस का अभी का भी केस खत्म, बिल झूठा है साबित कर देता हूँ। और मेरा तो दावा है मैं एक ही हेयरिंग में केस खत्म करूँ, इसलिए तो मैंने वकील रखा नहीं है। और वो जो समीर मोना से बोलता है ये फिल्म ही नहीं है, ये फिल्म नहीं है करके, और ये सब टाइम वेस्ट कर, टाइम वेस्ट तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? तुम मेरा वकील है, डिफेंस चैनल का वकील है, मुझे वकील करने के लिए बोल रहा है। तुमको तो फायदा है कि भाई मैं वकील नहीं तो मैं तो हार जाऊंगा। और मैंने पूरा खुला किताब रखा है कि एक ही हेयरिंग में मैं केस खत्म कर दूंगा। फिर क्यों नहीं मुझे क्रॉस करा? क्योंकि ये जो समय मोड़ से आए वो उनका वकालत यही है कि सामने वाले वकील को खरीद लेने का और फिर उनको बोलेंगे ये पॉइंट पे तुम चुप रहने का और ये पॉइंट उठाने का नहीं, ये इनका वकालत है और कोई वकालत नहीं है। और क्योंकि इसकी वजह से तो अभी इन लोग जो इनका जो रिलेटिव है जो सतीश मोहरा उनका भी समझ जाने वाला है, क्योंकि उनका केस हुआ 2012 में जज को लांच देने के जुर्म में पकड़ा गया था। तो वो अभी केस चल रहा है, वो केस बाद में दब गया था। उसके बाद मुझे जब क्रॉस किया था मैंने भी पॉइंट उठाया था। फिर अभी वो जो मोड़ी दमन के जो बालूभाई रगला भाई पटेल करके है, उन्होंने उनको सतीश मोहरा ने गलत केस में फंसाया था और उसके ऊपर एट्रोसिटी केस किया था। तो उसने वो बंदे ने आवाज उठाया और आज उसका सतीश मोहरा समझ जाने वाला है।
आज नहीं तो कल बहुत जल्दी जाने वाला है। तो कहने वाला ये जो मॉडर्न से फैमिली है वो गलत डॉक्यूमेंट के आधार पर केस लड़ती है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है। तुम वकील है तो वकालत करो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम झूठ को सच साबित करने की कोशिश करो, ये तुम्हारा धंधा है, लेकिन सच को झूठा साबित करने की कोशिश मत करो। आप लोग जिस बिल्डिंग में रहते हो बीच में उसमें कुछ हीटर वगैरह जला दिए गए थे, वो बाद में बंद वो भी मैंने कोर्ट में बात किया। दूसरा साथ ही में जब उस पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर केस चालू है, हाँ तो ये जो 21st सेंचुरी हॉस्पिटल वहाँ पर जो बन रहा है, हाँ उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, उसके ऊपर वो क्या है कि वो अलग बिल्डिंग है, लेकिन फिर भी वो भी जब जो हमने झूठी सर्टिफिकेट केस किया है, चित्राज गोदवानी और सब को भी केस किया है। तो जब मैंने कोर्ट में बताया कि सर ये लोग ने एक तो FIR और रजिस्टर आरोपी दीपक महेश ने कब्जा किया, वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा मैंने जब 2023 में केस रजिस्टर किया चित्राज गोदवानी और सर्वेश के ऊपर, तो ये 2024 में 21st सेंचुरी के जो वैभव नाटकर्णी है उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदा कैसे, सेलिट कैसे हुआ और चित्राज गोदवानी ने बेचा कैसे, ये पॉइंट नोट करो। तो उन्होंने जज ने बोला कि हाँ मैंने नोट किया होगा। वो हॉस्पिटल शायद अभी वहाँ चालू भी हो गया, चालू हो गया है, लेकिन क्या ये एक लटकती तलवार, क्योंकि डॉक्टर अशोक धनवानी ने 20% को प्रॉपर्टी बेचा नहीं है, बेचा है चित्राज गोदवानी ने। और चित्राज गोदवानी के ऊपर जो प्रॉपर्टी डॉक्टर साहब अशोक धनवानी की हुई है वो बिल के आधार पर बिल झूठा है, और वो बिल झूठा है। कड़े पुलिस स्टेशन में जो PSI है जय पटेल, अभी वो साइली सिलवासा में है, उनके सामने झूठा साबित हो गया, क्योंकि उन्होंने जो हमारा स्टेटमेंट लिया था तब उन्होंने बताया था कि जो तीनों विटनेस का स्टेटमेंट लिया है वो तो बराबर। तब मैंने उधर उनको बताया ये जो तीसरा विटनेस का आपने स्टेटमेंट लिया वो उसका स्टेटमेंट लिया कैसा, क्योंकि वो जिसका स्टेटमेंट लिया था जय पटेल ने वो है मेडिकल लैब का जो नैलेश देसाई है, जबकि उसके उसमें नाम है नीलेश सूर्यकांत पितले। और नीलेश सूर्यकांत पितले को जब मालूम पड़ा तो उसने FIR रजिस्टर करने के लिए पुलिस वाले FIR रजिस्टर नहीं किया। आज उसको 2 साल हो गया, अभी वो केस करने वाला है। तब पुलिस वाले को कटघरे में आके बताना पड़ेगा क्यों FIR रजिस्टर नहीं किया। वो क्या इसी वजह से जय पटेल जो PSI थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया? ये हो सकता है, इसी वजह से उसका ट्रांसफर कर दिया, ये हो सकता है। क्योंकि जब मैटर सामने आ गया और जब इससे पहले जब साइन किया गया तो इसमें शायद पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट था, उन्होंने बताया कि मेरे सामने साइन किया हुआ है। नहीं, पुलिस का उनको तो पता है, क्योंकि इन लोग ने सही बात तो कही नहीं थी। इन लोग उसमें मैटर ये हुआ होगा कि उसको बोला रहेगा नरेश देसाई को, तू जाके स्टेटमेंट दे देना, बात को खत्म कर देगी। अभी उनको पता नहीं कि जो नीलेश सूर्यकांत पितले मेरा दोस्त थे, वो मुझे पता था कि नीलेश सूर्यकांत, तब मैंने जब बताया तब पुलिस वालों को मालूम पड़ा। लेकिन उनकी ये ऐसा हो गया, इसके शायद उसका ट्रांसफर हो गया। बाकी वो जय पटेल ने बहुत अच्छा साथ दिया। और साथ में अभी बीच में आपने जो राष्ट्रपति को लेटर लिखा था उस पर क्या कार्रवाई? वो जो राष्ट्रपति को लेटर है उसके ऊपर इंक्वायरी हुई थी। जो प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल, उनके पास भी मैटर गया था, उनको भी लेटर गया था, लेकिन मुझे बुलाया गया नहीं। और दूसरा कि जो आशीष मोहन है उनके पास भी लेटर गया था, उनके पास हम जाके मिले थे, फिर भी उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया और हमने इस तरह से कब्जा कर दिया और वो पेपर को मैटर को दबा दिया। वहाँ से मुझे कॉल भी आया था कि आप आपका जो मैटर है वो डिस्पोज कर रहे करके, आपको क्या आपका फीडबैक क्या है? तो मैंने बोला था ऐसा ऐसा है करके, मुझे कोई लेटर आया नहीं, मुझे कोई लेटर नहीं आया और उन्होंने दबा दिया। कॉल कहाँ से आया था पूरा? कॉल जहाँ पे मैंने राष्ट्रपति भवन में जहाँ पे किया था कंप्लेंट की थी, वहाँ से फोन आया था। तो जो वहाँ पर प्रफुल्ल पटेल और रमेश पटेल, उनका कोई सहयोग इस मैटर पे? उनका सहयोग है, लेकिन उन लोग क्या बोलते हैं, उनका कहना है कि कोर्ट में मैटर चल रहा है करके, लेकिन मेरा कहना है कि कोर्ट में मैटर चल रहा है, बात करो, लेकिन कोर्ट में मैटर चल रहा है मेरे लिए चल रहा है, कोर्ट में मैटर मेरे लिए चल रहा है, उनके लिए नहीं चल रहा है। उन्होंने इस तरह से कब्जा नहीं करना चाहिए, इस तरह से हमको परेशान नहीं करना है। ये सिंपल सी बात है। अगर किसी को अगर जज का भी अगर पाँव लग जाएगा अपने वो, तो जज भी सॉरी बोलेगा, कलेक्टर को पाँव लग जाएगा अपने तो सॉरी बोलेगा, क्योंकि क्या है, गलत किसके होना नहीं चाहिए। और मेरी सोच ये है कि कोई भी आदमी किसी के साथ भी कुछ भी गलत नहीं कर सकता, इसीलिए तो किसी को अधिकार नहीं गलत करेंगे, इसलिए तो न्यायालय है। और न्यायालय में खुद जज भी गलत फैसला सुना नहीं सकता, उसको कोई अधिकार नहीं गलत फैसला सुना नहीं है। इसलिए तो आत्मा नाम की चीज है। और सबसे बड़ी बात अभी सोशल मीडिया है, क्योंकि अगर गलत फैसला सुनाएगा तो उसको सोशल मीडिया में एक्सपोज होना जरूरी है। क्या लगता है इस तरीके से इस मैटर में खास कुछ नहीं है और सभी लोग जिस तरीके से देख रहे हैं कि अगर
इनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है तो इनके अपने दस्तावेज खाली दिखाना इतना सा है कि ये मैटर और सालों से चल रहा है। क्या लगता है कि सत्ताधारियों के तले सारे जो अधिकारी हैं वो दबे हुए हैं? नहीं, 21st सेंचुरी का जो प्रॉपर्टी वैभव नाडकर्णी ने लिया है तो उसमें दमन में जो जज रह चुके हैं सुभाष राक्षे, अभी वकील हैं, उन्होंने नोटिस दिया था कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताए। तो मैं जाके मिला था तो उन्होंने बोला वो केस चलता रहेगा। तो मेरा कहने का तो मैं HSC पढ़ा लिखा, मुझे जब मालूम पड़ता है गलत है करिए तो उनको नहीं मालूम पड़ा, उन लोग पूरा इंक्वायरी करेंगे। तो जब उससे पहले ये चित्तराज दुधानी का बिल झूठा है वो सबको मालूम पड़ गया था, पेपर में आया था। तो उन्होंने तो सब जानकारी करके वो करना चाहिए था। तो अभी उन्होंने क्यों ऐसा किया, तो वो अभी कटघरे में, अभी जो केस चल रहा है उसमें कटघरे में आके जो पहले जज दमन में जज रह चुके हैं और अभी जो वकील है सुभाष राक्षे जी वो आके बताएंगे। और जो भी होगा तो अगर मुझे सजा होगा तो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। लेकिन अगर उनको अपने करियर पर धब्बा लगाना है, जो भी वकील जो भी इस फ्रॉड को सपोर्ट करेगा, चाहे वो वकील हो या IAS अधिकारी हो, जो भी हो, उनको अगर अपने करियर पर धब्बा लगाना है तो फ्रॉड को सपोर्ट करें। क्योंकि मेरा मानना यही है कि कोई भी वकालत की डिग्री हो या IAS की डिग्री हो जो लेते हैं, जो अपने हासिल करते हैं, वो उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत होती है। और उनकी अकेले की मेहनत है, उनके माँ बाप का खून जो होता है पसीने की तरफ बह जाता है और वो उनकी ज़्यादा कड़ी मेहनत होती है। और फिर और जो उन्होंने डिग्री लिया वो गलत फ्रॉड को सपोर्ट करने तो नहीं लिया होता है, फिर भी इन लोग फ्रॉड को सपोर्ट करेंगे तो मैं उनके करियर पर धब्बा लगा दूंगा और मैं ये मैटर को इंटरनेशनल मुद्दा भी बना दूंगा। 21st सेंचुरी वालों ने जब ये जगह वगैरह खरीदी तो उससे पहले शायद आपने केस कर दिया था। मैंने कर दिया। तो इन लोगों को ये चीज़ पता होगी कि भाई इस पर केस है, उसके बावजूद भी इन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीदी और बना के वहाँ पर हॉस्पिटल चालू कर दिया। हाँ, तो एक्चुअली क्या है, उनको जिन्होंने इन्वॉल्व किया, प्रस्तुत किया है, उन लोगों ने शायद उनको फंसाने के लिए किया है। क्योंकि वैभव नाडकर्णी जो है 21st सेंचुरी का जो है वो बहुत ऐसा 21st सेंचुरी का बहुत बड़ा नाम है, बराबर। तो उन लोग जो भी प्रॉपर्टी लेंगे तो अपना वकील कोई होगा वो पूरा इंक्वायरी करेगा। तो इंक्वायरी करे तो उन लोगों ने इंक्वायरी किया तो फिर फ्रॉड वो तो मालूम पड़ेगा ही, फ्रॉड है उसमें उन लोगों ने, फिर भी उन लोगों ने इन्वॉल्वमेंट हुए। तो मेरा तो ये कहना है कि मैं डॉक्टर पूर्णिमा नाडकर्णी को जानता हूँ और उन्होंने जो IVF का जो शुरू किया था, तो एक टाइम था IVF को लोग श्रद्धा की नज़र से देखते थे। आज ये टाइम है कि IVF को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि जो निसंतान है उनके लिए आशीर्वाद रूप है। तो उन्होंने जो बहुत अच्छा काम किया है और उसको मैं सैल्यूट करता हूँ, कि उनका तारीफ करता हूँ कि उन्होंने बोला, लेकिन उनके परिवार ने इस फ्रॉड प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व में हाथ डाल के और फ्रॉड प्रॉपर्टी खरीद के उन्होंने क्या साबित करना चाहते हैं? फ्रॉड को बढ़ावा देना चाहते हैं कि वो फ्रॉड में इन्वॉल्वमेंट है इनका, ये उन लोग ही साबित करेंगे। अभी को कुछ कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि जो समीर मोने से लास्ट डेट में जो हुआ, तो समीर मोने से जो बोल रहा है कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, जज को बोल रहा है, तो मैंने तो अगर टाइम वेस्ट करना तो मैं वकील रखता। मैंने तो ना हाईकोर्ट में वकील रखा है, ना SDM में वकील रखा है, ना तो सेशन कोर्ट में वकील रखा है, ना यहाँ पे वकील रख रहा हूँ। क्योंकि हाईकोर्ट में भी इन लोग चले गए FIR जुटाए करके, तो जाहिर से हम लोग साबित नहीं कर पाए और मुझे परमिशन नहीं दे रहा है। और मुझे जो जज ने जो ऑर्डर पास किया है कि तुमको परमिशन नहीं मिलेगा, तुमको वकील करना पड़ेगा, तो कौन से आधार पर मुझे परमिशन है वो उनको साबित करना है, वो उनको भी बताना पड़ेगा। क्योंकि बिना आधार के बात तो कोई कर नहीं सकता ना, चाहे कोई भी हो, कलेक्टर हो, जज हो या कोई भी हो, ऊपर से खुदा भी भगवान भी आ रहे, वो भी बिना आधार के बात नहीं कर सकता है। क्योंकि किसी भी बात का आधार होता है, आधार बिना का बात का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये जो समीर मोना से जो अपने आपको बहुत बड़ा क्रिमिनल वकील बताता है, वो बिना आधार का बात करता है। जब मैंने एप्लीकेशन दे दिया कि मुझे या तो मुझे क्रॉस करे या उन लोग मुझे क्रॉस करे, बात को खत्म करे, एक ही हेयरिंग में मैं केस खत्म कर दूंगा। तो इनको मुझे साबित करना बिल जुटाए सैलरी जुटाए करके, और मैं एक ही हेयरिंग में केस खत्म कर सकता हूँ। तो वो दीपेश मंडल का वकील हो गया, मेरा वकालत कर बोलते कि तुम वकील करोगे, तुम वकील नहीं करा करके। मैं फिर गुस्से में बोल दिया, सबके सामने बोल दिया कि तुम सर पटक के मर जाएगा, मैं वकील नहीं करूँगा, मेरा फाइनल बात करके। अभी तो उसका LLB डिग्री का क्या वैल्यू रह गया? तो कहने मतलब कि ये जो समीर मोडस है, उनकी वकाल यही है कि सामने वाले वकील को फोड़ देने का, उनको ये अपने पक्ष में ले लेने का, उनको यही बोलने का कि तुम ये पॉइंट पे चुप रहने का, ये पॉइंट तुम उठाने का नहीं, और केस जीत जाएगा। वो जो सेशन कोर्ट में भी ऐसे ही किया,
कि जब मेरे वकील ने एप्लीकेशन दिया तो तब क्या बोलते कि यहाँ का कोई लोकल वकील चाहिए। अभी जो मेरा जो वकील था उसका भाई बीमार था, तो वो 2 डेट में नहीं है, तो ये जज को बोलते हैं सर हम कितना कब तक राह देखें, हमको तो स्टे चाहिए करके, हमको तो स्टे चाहिए करके। एक मिनट रुको, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग में स्क्रीन ऑफ हो गया। हाँ बंद कर दो उसको। तो सेशन कोर्ट में भी वो उसने ऐसा किया था कि मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे थे, और जज को बोला सर हम कब तक राह देखें करके। तो जज भी बोल रहा था कि ठीक है, मैं जज का नाम है श्रीधर भोसले, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तो मैं स्टे दे। तो मैंने हाथ ऊपर करके बोला सर आप मुझसे डिस्कस किए बिना कैसे जजमेंट दे सकते हैं। तो बोला कि तो आप क्रॉस करो, बोला हाँ मैं क्रॉस करूँगा बोला। तो बोलता है तो फिर बोलता है कि ठीक है आपने जो रिटर्न हुई मैं पढ़ लेता हूँ। फिर कैसे पढ़ लेता हूँ बोला। और फिर उसी जज श्रीधर भोसले ने जो केस हमारा कोर्ट में चल रहा था उसका जजमेंट जो दिया उसने, वो चैम्बर में बैठ के दिया। चैम्बर में बैठ के जजमेंट दे नहीं सकते। चैम्बर में बैठ के कौन सा जजमेंट दिया जाता है? चैम्बर में अगर केस चलेगा तो चैम्बर में बैठ के जजमेंट दिया जा सकता है, लेकिन जब कोर्ट में केस चला तो कोर्ट में ही जजमेंट देना चाहिए था, क्योंकि उनको पता है कि जजमेंट देगा उसका अगर मैं कोई विरोध करूंगा, मैं पूछूंगा कौन से आधार पर ये जजमेंट आप दे रहे हैं, तो उनको जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो एसडीएम का केस था वो वापस एसडीएम में भेज दिया। और जब समीर मोड़ा साहब ने एप्लीकेशन दिया कि मैं हाईकोर्ट में जाऊंगा करके, तो उसका एप्लीकेशन श्रीधर भोसले जो जज हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। ये बात उन्होंने अच्छा किया था। जैसा कि आपने देखा, और कहीं ना कहीं एक बहुत ही कलंकित करने वाला ये जो विषय दमन का चल रहा है। जब बच्चा पैदा होता है तो शुरू से माँ बाप भी उसको अच्छे ही संस्कार देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं उसको, और जहाँ से वो शिक्षा लेता है वहाँ शिक्षा भी उसको बहुत ही अच्छी दी जाती है कि एक बड़ा काबिल इंसान बन सके। लेकिन इस तरीके के अधिकारी संस्कार, संस्कृति और कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ साथ संविधान को भी कलंकित कर देते हैं। समाज में जब ये लोग काम करने आते हैं तो हर व्यक्ति एक आशा से देखता है कि ये अधिकारी आया है और इतने बड़े लेवल के अधिकारी हैं तो कहीं ना कहीं इनसे समाज का भला होगा। लेकिन इस तरीके से 400 BC में किसी एक का नहीं, लगातार सभी का इन्वॉल्वमेंट होना कहीं ना कहीं ये शिक्षा, संविधान, संस्कार, संस्कृति हर चीज़ को ये कलंकित कर दे रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करेगा कौन? क्या इस तरीके के वीडियोज़ जब हिंदुस्तान से बाहर भी जाते होंगे और जब लोग ऐसे वीडियोस को, ऐसे मैटरों को देखते होंगे तो उन्हें भी कहीं ना कहीं शर्म आती होगी कि आखिरकार हिंदुस्तान के अंदर जिस पे पूरा संविधान टिका हुआ है उसी संविधान को ये लोग नहीं मानते हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग ही 400 BC को भी बढ़ावा देते हैं और संविधान को कलंकित करते हैं। और यहाँ तक कि जो दीपेश टंडन ने हमारी बिल्डिंग में 24 आवर्स 4 हीटर सब दुकान अपने मतलब हमारे बिल्डिंग के दुकानों में चालू किया, 24 चालू किया था। और आतंकवादी गतिविधियाँ थी, हमने वीडियो, हमने न्यूज़ में बताया था और सब जगह कलेक्टर को भी भेजा, पुलिस वालों को भी भेजा था, उन्होंने एक्शन नहीं लिया और साफ करवा दिया। तो कहने वाला अभी जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है वो ऐसे तो नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ तो गतिविधि में किसी ने तो बताया होगा, लेकिन जब हो जाने के बाद बड़ा हल्ला हो जाता है। तो कहना होता है कि हमने ये किया तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया, या तो हम पे एक्शन लेना पड़ता था, हम गलत बोल रहे करके, तो वो नहीं लिया। तो कहने वाले तभी तो इतने बड़े बड़े ये हमले होंगे ना, क्योंकि लास्ट टाइम जो 93 में जो सीरियलाइज बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो उसमें जो बॉम्ब ब्लास्ट के लिए जो ट्रेनिंग दिया था उसमें से एक बंदा का हृदय परिवर्तन हुआ था और वो पुलिस स्टेशन में बॉम्बे के जो कोलाबा पुलिस स्टेशन जो ब्रिटिश वहाँ पे जाके उसने बताया था ऐसा होने वाला है, तो उसका मजाक उड़ाया था और वो बात सुना नहीं। और फिर 2 दिन के बाद सीरियल वाइज बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तो कहने मतलब कि ये जो भी आतंकवादी हमला होता है, जो भी होता है, वो उसका कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो ये जो इन लोग जो गलत होता है उसके खिलाफ जाएंगे नहीं, तब तो ऐसा होता है ना। तो कहने मतलब हमारी बिल्डिंग में जो आतंकवादी गतिविधि होता है, मैं जब बोला आतंकवादी गतिविधि हुआ है तो मुझ पे एक्शन लेना चाहिए, तुम ऐसा कैसा बोलता है करके। आतंकवादी गतिविधि मतलब ये बहुत बड़ा वर्ड है, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अभी अगर इन लोग इस तरह से नहीं तो मैं ऐसा बंदा हूँ कि अगर ये फ्रॉड को दबाया जाएगा और हमको गलत तरीके से फंसाया जाएगा, हमको परेशान किया जाएगा, तो मैं इस मुद्दे को इंटरेस्टिंग मुद्दा बना दूंगा। और फिर जो मोदी जी जो बोलते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, तो आतंकवाद के खिलाफ तो ये जो
नॉर्मल प्रश्न है। उसमें जो बीजेपी का प्रेसिडेंट है वो बीजेपी का पार्टी का प्रेसिडेंट होते हुए हमको जो परेशान कर रहा है, जो बोलते हैं कि हिंदू 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 बोलते हैं, और हिंदू होकर गलत डॉक्यूमेंट के साथ कोई हिंदू का ही सताएगा, वो कैसे चलेगा। आक्रोश जायज़ है, क्योंकि जिस तरीके से आपने हमारे चैनल के माध्यम से पहले देखा होगा, और ये पूर्णतः कह सकते हैं कि आतंकी मानसिकता को ही दर्शाता है। घर के अंदर 4-5 हीटर जला देना, ऊपर से पानी जाम कर देना, बारिश के समय पूरा पानी ऊपर भर जाए, यानी कि पूरी तरीके से एक ब्लास्ट का इंतजाम कर देना। जब इन लोगों ने उसको देखा तब बताया, तो उसके बाद वहाँ से हीटर हटा दिए गए, पूरी साफ़ सफाई कर दी गई। लेकिन क्या उसके बाद कोई कड़ी कार्रवाई की गई है? अगर की जाती तो शायद अभी तक इस तरीके के जो बड़ी और गलत गतिविधियाँ चल रही हैं शायद वो ना चलती। ये केस कहाँ तक जाएगा और इस केस में कितने अधिकारी अपने हाथों को काला करेंगे, अपने मुंह को काला करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात, जो न्यायाधीश न्याय की गद्दी पर जो बैठता है, आखिरी सभी का जो आँख और भरोसा उसी पर टिका रहता है। लेकिन अगर वो भी इसी तरीके से इस 420 के बढ़ावा में अगर आगे आकर साथ देते रहेंगे तो आखिरकार जनता जाएगी कहाँ। ये खबर जिस तरीके से हमने आप तक पहुँचाई, और हम तब तक आप तक पहुँचाते रहेंगे जब तक इस पे कोई भी फैसला नहीं आ जाता। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सालासर न्यूज़।